welcome to Learning with Momina. Today I'm bringing you a very basic class 11 and a very important class 11 chapter called Kingdom Animalia. And I'm bringing a very a basic introduction into Kingdom Animalia. So, before we begin, if you'd like to follow me on YouTube or Instagram, it's linked down below. Okay, so let's begin the introduction. अब किंगडम एनिमेलिया होता क्या है? हमें पता है कि इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने सारे organisms in the world, all the organisms in nature, when we classified them in five kingdoms, we know कि Kingdom Animalia is the last kingdom and it is one of the largest kingdoms. So the other kingdoms include Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Now, Animalia is the largest of all of these kingdoms, and whenever you're studying hierarchy, in the sense that if you're studying how to organize organisms, so taxonomists study how to organize organisms, you will see that one of the biggest units of organization is kingdom. So सबसे बड़ा kingdom होता है और kingdom के अंदर multiple phylums आते हैं, फिर multiple phylums से continue होता है, multiple phylums में classes आती हैं, right? So in one phylum बहुत सारी classes, further subdivisions होती हैं. अब ये जो kingdom Animalia है, of course it has multiple phylums inside it. Because Kingdom Animalia is so vast, it's so huge, we have multiple phylums. Depending on whatever book you follow, the number of phylums differ. So, for example, अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो करते हैं, there's 29 phylums, ठीक है? अगर आप सिंध बोर्ड की बुक को फॉलो करते हैं, there are 33 phylums, but usually actually there are 35 phylums. कभी कभार ये बुक्स थोड़ी सी outdated होती हैं, ठीक है? लेकिन the thing that you need to remember, 9 of these phylums are very well known. इनमें आते हैं Porifera, Cnidarians, Platyhelminthes, Nematoda, and all the way to chordates, ठीक है? तो आप ये इस ऑर्डर से आप देख सकते हैं कि Porifera probably वो phylum होता है organisms का जो बहुत प्रिमिटिव होते हैं, जो बहुत बेसिक होते हैं, और फिर कॉर्डेट जो हम हैं जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम है, वो बहुत एडवांस्ड होते हैं, ठीक है? अब इनिशियली हमारे पास जब बहुत ऑर्गेनिजम्स थे और टेक्सोनमी थी नहीं, हमारे पास बहुत ऑर्गेनिजम्स थे, बिल्कुल डिसऑर्डर था, तो कुछ साइंटिस्ट्स ने और कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये ट्राई किया कि वो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करें. तो इनमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलिस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था 1758 में, और उसने कहा था, उसने बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स या प्लांट्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है? तो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था. और उसके मुताबिक तो अगर मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊँ, या टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आइदर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि एनिमल, अकॉर्डिंग टू हिम, जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो मोटाइल है, मतलब कि मूव कर सकते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं. और जो सारे प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते. अब ये एक मिसकंसेप्शन ये है कि प्लांट्स मूव नहीं करते. दैट्स नॉट ट्रू. प्लांट्स डू मूव, लेकिन वो लोकोमोशन इतना परफॉर्म नहीं करते, वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी फूल को ब्लॉसम होते हुए देखा है, तो आपको ये पता होगा कि द पेटल्स आर moving, लेकिन the entire plant isn't going from position 1 to position A to position B. Like, the plant isn't traveling 5 miles. Okay? The plant doesn't have legs. And roots of the plants may show movement, but it's very hard for the plant to show growth, to show locomotion completely. Okay? So movement is necessary for growth. However, coming back to our topic of the two kingdom classification system, we know कि जो animals थे according to Catalyst Linnaeus, कुछ एनिमल्स मल्टीसेल्युलर थे अकॉर्डिंग टू हिम और कुछ एनिमल्स यूनिसेल्युलर थे. अब मल्टीसेल्युलर एनिमल्स वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी इज कंपोज ऑफ मल्टीपल सेल्स. आपको पता है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास नेचर में ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जिनकी
पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल होता है। इनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कैरलिस लिनियस, सारे जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स थे उसको उन्होंने प्रोटोजोआ कहा था। और वो एनिमल्स जो कि जिनकी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स थे वो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स थे, और उनको मेटाजोआ कहा था उसने, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ इनके लिए एक अलग नाम है, ठीक है। अब ये जो फाइव, जब ऑफ कोर्स लाइक टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ख़राब थी, जो गलत थी, ठीक है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि वो डिफरेंट लाइक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करें, और उनमें से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है कि वो ये कहता है कि डेफिनेटली देयर आर फाइव किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जो एनिमल्स हैं, नॉट ऑर्गेनिजम्स, सारे जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर होने चाहिए। अब ये क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स भी एनिमल्स ही कहलाते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनिमल होने के लिए आपको मल्टी सेल्युलर होना होता है। इवन द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम जो पोरिफेरन्स हैं, जो स्पंजेस हैं, उनके अंदर भी मल्टीपल सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो मल्टीपल सेल्स टिश्यू नहीं बनाते, वी विल गेट इनटू दैट इन लेटर वीडियोस, बिकॉज ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। लेकिन in order to be an animal you need to be multicellular। so क्या हुआ कि जो सारे प्रोटोजोन्स थे, जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स थे, उनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, और हमने एनिमेलिया को कहा कि जो मेटाजोन्स हैं, एनिमेलिया में सिर्फ मेटाजोन्स होंगे, मतलब कि मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होंगे। अब एनिमल होता क्या है, देयर आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनिमल दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है। सारे एनिमल्स एक तो मल्टी सेल्युलर होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे एनिमल्स मैंने हाईलाइट भी किया है एंड अंडरलाइन किया है रेड में कि ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर इन द सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि सारे एनिमल होने के लिए आपको मल्टी सेल्युलर होना होता है। लेकिन एनिमल होने के लिए वो जो सेल्स हैं, जो मल्टीपल सेल्स आपकी बॉडी बना रहे हैं, उनको यूकैरियोटिक भी होना होता है। अगर आपको नहीं पता कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक पिक्चर इंक्लूड कर लिया जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत प्रिमिटिव, बहुत ये जो सबसे पहले पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो किंगडम मोनेरा में, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है। उनकी बॉडी जिस कंटेन्ड वन सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे मेन बात ये है कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनका जो सारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, वो जो सारा जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, वो घूम रहा होता है। उनके पास कोई ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। आपको पता है कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। उनके पास कोई ऐसा स्टोरेज नहीं है, कोई ऐसा स्टोरेज ऑर्गेनल कॉल्ड न्यूक्लियस नहीं है जहाँ पे उनका जेनेटिक मटेरियल हम रख सकते हैं। ऑल्सो प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज़ द प्लेस फॉर सेल्यूलर रिस्पायरेशन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। अगर आप यूकैरियोटिक सेल पे गौर करें और यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना हुआ है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और जो आउटर मेम्ब्रेन से जो ऑर्गेनल आपको वेवी वेवी लाइंस दिख रही हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से जो ऑर्गेनल आ रहा है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ नेटवर्क थ्रू आउट द इंटायर सेल। अब यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर डेफिनेटली लाइक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और ऐसे भी आपके पास ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं आपके पास आ गए, आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गया, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। ऐसी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल्स में इतनी पाई नहीं जाती हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि जो सारे एनिमल्स हैं दे नीड टू बी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स, मतलब कि
डेफ़िनेटली बहुत सारे सेल से बना होना चाहिए एनिमल, और वो जो सारे एक सेल है, जो सारे सेल्स से बना हुआ है एनिमल, उनको यूकैरियोटिक होना चाहिए। एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर एंड ऑल्सो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का ये मतलब है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैं, ये नहीं सोचना कि लाइक हम किचन में अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं। बेसिकली जो भी हम खुराक खाते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। हम आइदर प्लांट को खाते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, या एनिमल्स को खाते हैं, राइट? सो वी आइदर ईट वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, दे आर फ्रॉम अदर एनिमल्स। वी डोंट डू फोटोसिंथेसिस, वी डोंट क्रिएट आवर ओन फूड इन आवर बॉडी, वी ingest फूड, ठीक है? वी टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये बिहेवियर है, इट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। सो हेट्रोट्रॉफ्स डिस्प्ले दिस बिहेवियर। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दो टाइप के होते हैं, अब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स खाना जो उनका खाना है, उसको हम कहेंगे complex organic matter, because of course the things in our surrounding are made of carbon, hydrogen and oxygen mainly, तो organic है of course, and it's complex organic matter. Absorptive heterotrophs ये करते हैं, जिसका एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल फंगस है। दे विल रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनका खाना उनके सामने होगा, दे वोंट टेक द खाना इन देयर बॉडी, बट व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने पे को तोड़ देते हैं, और जब खाना टूट जाता है, देन दे विल टेक दो सिंपलर प्रोडक्ट्स इनटू देयर बॉडी। And this, like, we don't release digestive enzymes outside our body. हम क्या करते हैं, हम ingestive heterotrophs हैं। तो humans ingestive heterotrophs हैं, और सारे animals हैं ingestive heterotrophs हैं। वो क्या करेंगे, वो पहले जो complex organic matter है वो अपनी body में ले लेंगे, और फिर अपने digestive system के through, या फिर जो भी mechanism है उनके अंदर, because you need to remember सारे phylums में digestive system पाया नहीं जाता, ठीक है? जो भी mechanism है अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, वो अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट नहीं करेंगे। दे आर ingestive heterotrophs. ओके, so we basically discussed क्या, we discussed कि animals, the animals are multicellular eukaryotes, we discussed कि they are heterotrophs and they are ingestive heterotrophs, ठीक है? Now let us get into other basic characteristics. Other basic characteristics are कि animals are diploid. अब डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या मतलब है? बेसिकली हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में एक सेल को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और एक सेल्स होते हैं जो जर्म सेल्स कहते हैं। अब सोमैटिक और जर्म का क्या मतलब? सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी रेगुलर बॉडी सेल्स होते हैं। मतलब कि अगर मैंने अपने दिल से एक सेल निकाली है, या अपने लिवर से, अपने अपेंडिक्स से, किसी भी अपने ऑर्गन से जो मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, किसी भी अपने नॉर्मल ऑर्गन से मैंने एक सेल निकाल लिया, वो सोमैटिक सेल होगा। सोमैटिक सेल्स के अंदर टू टाइम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सो उनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि लाइक हमारा जो जर्म सेल है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके टू टाइम्स ज़्यादा सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। मतलब कि हमारे सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? या फिर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जर्म सेल्स। सो 2 टाइम्स ऑफ n हमारे सोमैटिक सेल्स में होंगे। अब हमारे जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे हम गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है? सो मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। अब ये जो एग और स्पर्म है, उनके अंदर सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, और ये हमारे और दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस n number of chromosome varies from species to species. So in humans there are 23 chromosomes in the egg and the sperm, ठीक है? अब सारे एनिमल्स डिप्लॉयड हैं। मतलब कि क्या? मतलब कि जब भी स्पर्म जिसके अंदर एक n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और एग जिसके अंदर दूसरा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे मेक द फर्स्ट सेल कॉल्ड द जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर ऑफ कोर्स 2n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, बिकॉज n मेक्स 2n। अब ये जो पहला हमारा सेल है, इट इज़ कॉल्ड जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो हम जो एनिमल्स की जो रेगुलर बॉडी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, ठीक है? अब ये जब जाइगोट मल्टीपल डिविजन्स करेगा, ये क्या बनाएगा? ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और
फिर ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म ये जो ज़ाइगोट डिवाइड कर रहा है इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, और जब ये ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एज पे आएगा तो वो मायोसिस भी करेगा। मायोसिस से वो अपने बेसिकली प्रीकर्सर सेक्स सेल्स से गैमीट्स भी बनाएगा, ठीक है। सो वी टॉक्ड हाउ जनरल बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड। अब एक लास्ट basic characteristics हैं after which we can end this video, where animals are capable of sexual and asexual reproduction. अब what is sexual and asexual reproduction? Asexual reproduction is the type of reproduction जहाँ पे आपको gametes की involvement नहीं होती। Asexual मतलब कि not sexual reproduction. इट बेसिकली मीन्स कि गैमेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो पेरेंट्स आपको चाहिए नहीं, ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से बहुत रिजेंबल करेगा, ठीक है, बिकॉज कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, बहुत लाइक इट्स लाइक अ क्लोन, ठीक है। अब सो द offspring is a clone of the parent. So what we discussed here कि animals दोनों कर सकते हैं, they can also do sexual reproduction. अब sexual reproduction क्या है? We know कि दो parents male female की ज़रूरत होती है, वी नीड स्पर्म एंड एग्स, गैमीट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो बच्चा है इट इज़ नॉट जेनेटिकली अ क्लोन ऑफ द मदर और द फादर, इट्स लाइक अ मिक्स, ठीक है। सो जेनेटिक वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एनिमल्स के अंदर दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये बात आप याद रखें कि जब हम बहुत बेसिक फाइलम्स की बात करते हैं जैसे प्रेफरेंस या निडेरियंस या प्लैटीहेलमिंथस, ऐसे फाइलम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप कम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, कम्प्लेक्सिटी में बढ़ते हैं, फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर ज़्यादा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल आ जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू क्लोन समथिंग दैट इज़ गेटिंग मोर कम्प्लेक्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। And the last part of the last I guess 2 points or the basic characteristics, we know कि animals are motile, मतलब कि वो movement दिखा सकते हैं, हम चल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एक ऐसा फाइलम है जो sessile होता है जिनको हम प्रेफरेंस कहते हैं। अब एक और भी like animals are mainly motile, it is also believed कि जो animals हैं they are evolved from ancestral protists. Now what does this mean? हमें पता है कि कुछ लोग they believe in the theory of evolution. So evolution के मुताबिक the way that multicellular eukaryotic animals basically evolved was because of their ancestors which were ancestral protists. आपको पता है कि protists unicellular होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही सेल से बना होता है ऑर्गेनिज्म, लेकिन यूकैरियोटिक होता है। अब ये जो सारे ancestral protists हैं, इन्होंने 3 बार एवोल्यूशन की। इन्होंने पहले जब एवोल्यूशन की तो पुरिफ्रेंस आए, सेकंड बार जब एवोल्यूशन की तो निडेरियंस आए, और थर्ड बार जब एवोल्यूशन की तो प्लैटीहेलमिंथस आया, और फिर प्लैटीहेलमिंथस से प्लैटीहेलमिंथस मीन्स फ्लैटवर्म्स, उससे डिफरेंट और टाइप्स ऑफ वर्म्स इवॉल्व करना शुरू हो गया। मतलब कि जब हमारे पास राउंड वर्म्स आते हैं या सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं, एनिलिडा, प्लैटीहेलमिंथस, लाइक नीमाटोडा, प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड से ये सारे फाइलम्स आए। तो अगर मैं कहूँ कि नीमाटोडा डज इट शो मोर रिजेम्बलेंस टू प्लैटीहेलमिंथस या पोरिफेरा, ऑफ कोर्स इट विल बी प्लैटीहेलमिंथस. Let us keep this lecture here for like short for now. I will make more updated lectures on Animalia. This was a basic introductory video. At the end, if you guys would like to follow me on any social media platform, I'm available. Good luck and stay safe.